सरकार को अगर कोई बात याद दिलानी हो तो ज़रूरी नहीं समझते हैं कि हम उसे हिंसक तरीक़ों से, अभद्र तरीक़ों से करें। हालांकि बहुत हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि शांति से बहुत हो गया। मांग हमेशा से असेंबली के साथ यूटी हो। जिस सरकार ने यूटी दिया उनके लिए असेंबली देना बहुत आसान था। 6 शेड्यूल स्थानीय जनजातियों को एक लोकतंत्रीय मंच देता है। उत्तर पूर्व में था, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे तो लोग बोले मुझे भारत की कितनी भाषाएं हैं। मैंने कहा 22। बोले 22 + 1 है। मैंने कहा क्या है? तो बोले एक है वो बंदूक की भाषा है जो सरकार समझती है। मैं खुद गांधी के रास्ते पे चलूँगा। মাত্র 3 দিন আগে শেষ করেছেন 21 দিনের অনশন, কিন্তু তবু যেন নিজের মাতৃভূমির জন্য, নিজের জলবায়ু রক্ষার জন্য সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। মাত্র একদিন বিশ্রাম নিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আবার চলে এসছেন আন্দোলন মঞ্চে। এই 21 দিনের অনশনে কমেছে 10 কিলো ওজন। আমরা কথা বলে নেব सोनम वांगचुक সঙ্গে। স্যার, সংবাদ প্রতিদিন डिजिटल में आपका बहुत स्वागत। नमस्कार सबको, नमस्कार। सर, पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो गांधी जी का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार कि 21 दिन का उनका सबसे मैक्सिमम ये था, तो ये आइडिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का, ये दोनों एक साथ करने का आइडिया आया? सरकार को अगर कोई बात याद दिलानी हो तो ज़रूरी नहीं समझते हैं कि हम उसे हिंसक तरीक़ों से, अभद्र तरीक़ों से करें। हम अपने भारत की सरकार है तो उनसे प्यार से बात करें। और गांधी जी का जो रास्ता था वो प्यार और शांति का था, तो इसलिए हम चाहते हैं कि शांति से करें। हालांकि बहुत हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि शांति से बहुत हो गया, मगर हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम शांति से ही बातचीत करें, क्योंकि हम क्यों ऐसे सीमा पर वो भी अपने सरकार से शांति से किसी भी तरह से कम तरीके से बात करें। तो हम लद्दाख में एक नया उदाहरण साबित करना चाहते हैं। हालांकि मैं अभी कुछ हफ्ते पहले उत्तर पूर्व में था, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे तो लोग बोले मुझे भारत की कितनी भाषाएं हैं। मैंने कहा 22। बोले 22 + 1 है। मैंने कहा क्या है? तो बोले एक है वो बंदूक की भाषा है जो सरकार समझती है। तो मुझे वो बहुत सुन के दुख लगा। मैंने कहा फिर भारत के 23 नहीं 24 हैं, 23 + 1 है, वो एक शांति की भाषा है जो हम लद्दाख में साबित करना चाहेंगे कि सरकार सुनती है। तो हम ये एक आजमाइश कर रहे हैं, ये एक हमारा परीक्षा है, सरकार का भी हमारा भी, कि सरकार जनता की शांतिपूर्ण वाणी को भी सुनती है। अब लोकतंत्र है तो यहाँ पर आपको शायद ज्ञात हो, जब मैं 21 दिन के लिए यहाँ भूखा रहा तो हर दिन 2 से 6 हज़ार तक लोग जुड़ते गए। उस तरह से देखे तो कोई 40-50 हज़ार लोग जुड़े, और फिर 3 तारीख को 30 हज़ार, तो कोई 70-80 हज़ार लोग जुड़े। लद्दाख की कुल जनसंख्या 3 लाख है, तो वयस्क एडल्ट पॉपुलेशन के 1/3 तो पैरों से चल के आए। तब सरकार ना सुने तो फिर किसकी सुने, अगर वो लोकतांत्रिक है तो हमारा विश्वास है कि वो शांति को एक अवसर देंगे। ये बहुत ही अच्छा थॉट है आपका सर, लेकिन हमारा जो ऑपोजिशन है ये बोलते हैं कि ये सरकार तो गॉडसे को मानने वाला है, ये तो गांधी को मानते ही नहीं, तो ये शांति को मानेंगे ही? आप कैसे? मेरा रास्ता वो होगा, जैसे मैंने कहा, यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे थे आप गांधी का अपनाइए, हम भगत सिंह का अपनाएं। मैं उन पे तो काबू नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं खुद गांधी के रास्ते पे चलूँगा। फिर अगर कोई रास्ता नहीं हो गांधी का तो और लोगों पे तो मैं कोई नियंत्रण नहीं कर पाऊँगा, वो क्या रास्ता अपनाते हैं। मैं फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा कि शांति को अवसर देना चाहिए। 19 में जब जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटी बनाया गया, तब बहुत सारे लोगों के साथ आपने भी इसका स्वागत किया था, क्योंकि ये लद्दाख को यूटी करने का आप लोगों का डिमांड बहुत दिनों से था। मैं पिछले बार इलेक्शन के पहले भी यहाँ पे आया था, मुझे ये दिखाई भी दिया था कि यहाँ के लोकल बीजेपी लीडर्स भी ये बात बोलते थे कि उनके मैनिफेस्टो में ये है। आप लोग, लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुआ, पास भी हो गया, उस टाइम से भी ही एक आवाज़ आ रहा था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली होगा, लेकिन शायद लद्दाख में वैसा नहीं होगा। लद्दाख को पुदुचेरी, लक्षद्वीप
तो उस टाइम क्या आपके पास ये मतलब खबर नहीं था या और कोई और आपका? दो चीज़ें हैं इसमें, एक है छठवें शेड्यूल का, वो तो हम मान के चल रहे थे कि हमारा संरक्षण नीचे के स्तर पे छठवें शेड्यूल में होगा, वो भी लोकतंत्र देता है। जैसे असेंबली बड़े स्तर पे है, 6 शेड्यूल में काउंसिल होता है, तो ये तो हम मान के चल रहे थे और यही आश्वासन चुनावी घोषणा पत्र में भी दिया था, तो इसलिए हम आश्वस्त थे कि ये तो होगा ही। अब असेंबली की बात थी, वो हम मांग हमेशा से असेंबली के साथ यूटी हो, मगर उस वक्त भी नहीं था, तो हमने ये सोचा कि सरकार की मंशा इतनी अच्छी है तो वो जल्द देंगे, क्योंकि जिस सरकार ने यूटी दिया उनके लिए असेंबली देना बहुत आसान था। अब ये सवाल उठ रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार ने यूटी भी आपके लिए नहीं दिया, वो उनके बड़े स्कीम में जम्मू कश्मीर का कुछ उनका और गेम था, एजेंडा था, आपको तो साइड में कुछ दिया, आपके लिए नहीं दिया गया। ये हम नहीं मानते थे, हम तो हमेशा से सोचते रहे हैं, अभी भी सोचते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया, मगर अब हमें भी प्रश्न उठने लगे हैं क्या हमारे लिए किया। अगर किया है तो उनके लिए असेंबली देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम आश्वस्त थे। और हमने ऐसा खौफनाक कभी नहीं सोचा था कि अगर असेंबली नहीं भी हो तो यहाँ पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स अपनी पूरी मनमानी करेंगे, लोगों से पूछेंगे भी नहीं और पैसे जलाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। आज वो सब दिख रहा है तो लोगों की जो डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं ना, उनके आंखों से पर्दा हट रहा है कि ये क्या देखने को मिल रहा है, तो इसलिए भी हो। आप 6 शेड्यूल की बात करते हो, लेकिन शायद आपको पता होगा दिल्ली में ये इसको लेके मतलब एक आपके खिलाफ बात ऐसे बोला जाता है कि 6 शेड्यूल में आपको संरक्षण दे देने के मतलब ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगा, यहाँ पे माइनिंग कुछ होगा नहीं। तो उनका ये बोलना है कि अगर इंडस्ट्री नहीं होगा तो जॉब कहाँ से मिलेगा, फिर आप लोग बोलोगे जॉब नहीं है। सही बात है, आपने अच्छी बात निकाली, इसको सफाई देना भी बहुत ज़रूरी है। ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ये 6 शेड्यूल कुछ दीवार सा खड़ा कर रहे हैं, बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे, उद्योग को नहीं आने, ऐसा असल में कुछ नहीं है। अगर आप 6 शेड्यूल को पढ़ेंगे तो 6 शेड्यूल स्थानीय जनजातियों को एक लोकतंत्रीय मंच देता है, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये आपके स्टेट के असेंबली का छोटा रूप है, काउंसिल है। इसमें चुने हुए प्रतिनिधि कानून बना सकते हैं कि कैसे उद्योग आए, कैसे नहीं आए। तो यहाँ के जनजातीय जनता के समन्वय से कोई भी विकास हो सकता है, बल्कि आप चाहें तो खनन माइनिंग भी करें, मगर वो ये लोग निर्णय करेंगे कि ये खराब है हमारे लिए, ये अच्छा है, हम कर सकते हैं, इतना तक हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब जब लोग यहाँ के हैं वो तो फिर जन्मों का देखेंगे ना, अगले पीढ़ी का देखेंगे, उन्होंने तो यहाँ रहना है। अगर वो उनको नहीं दें तो फिर बाहर के लोग कोई आएँ, बाहर से आने से एतराज़ नहीं है, मगर उनको यहाँ का दर्द न समझ आएगा, न वो लेंगे वो पीड़ा, तो वो ऐसे गलतियाँ करके जाएंगे जिसको हमें भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर आर्यन वैली है, बहुत ही नाजुक संस्कृतियाँ रहते हैं वहाँ पे, बहुत पुराने आर्यन संस्कृति के, उनको ले के शहर के लोगों से भी बचाना है। तो हम ये कहते हैं कि जो संवेदनशील है उनको लद्दाख से भी बचाने की ज़रूरत है। फिर दूसरी तरफ ऐसे भी बड़े बड़े स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे कोई संवेदनशीलता नहीं है, वहाँ पे आप उद्योग लगाइए, कॉमर्स लाइए, उसमें देश भर से लोगों को निवेश करने दीजिए, बल्कि दुनिया से भी। तो इन दोनों का मिक्स होना चाहिए, कोई अंदर बाहर की दीवारें नहीं हैं। वैसे ही लद्दाख में कह रहे हैं कि इन पहाड़ियों को संचालन करना यहाँ के लोग ज़्यादा समझेंगे, दिल्ली नहीं समझेगी। गांधी जी के दिखाए हुए अनशन के बाद अभी उनके दिखाए हुए रास्ते पे आप मार्च निकलने वाले हैं। हाँ, हम जैसे गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किया था नमक के लिए, तो उसी तरह का हम सिविल डिसोबीडियंस में हम चांगतांग में पश्मीना मार्च करेंगे, जहाँ पर पश्मीना पैदा करने वाले चरवाहों की हालत क्या है, उनके चरागे किस तरह से बड़े बड़े उद्योग जैसे सोलर पावर प्लांट ले जा रहे हैं, मतलब सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर। आप सोचिए कलकत्ता के बराबर का चरागा उनका चला जाएगा एक बड़े प्लांट के लिए। उसी तरफ चीन अतिक्रमण करके उनके उससे भी 10 गुना बड़े ज़मीन को ले जा रहे हैं, तो उनके पास बचा क्या?
जब उनके पास चरागा ही नहीं तो वो बकरियों को बेच देंगे और कुली बन जाएंगे शहरों में। तो हम वो दर्द उनका दुनिया को और देश को दिखाने के लिए हो क्या रहा है ज़मीन पर एक मार्च करेंगे, जिसमें 5 से 10 हज़ार लोग बॉर्डर की तरफ जहाँ पे ये चरागे हैं वहाँ मार्च करके उन्हीं चरवाहों के साथ हम जाएंगे देखने कि पहले वो कहाँ तक बकरियां चराते थे, अब उनकी सीमाएं बदल कर कहाँ सिकुड़ कर रह गई। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिशन मिलेगा वहाँ मिले तो उसका मतलब होगा कि कुछ भी हमने ज़मीन नहीं खोया है, हमारे चरवाहे वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक जाते थे, आज़ाद देश है। अगर नहीं मिलता है, रोक देते हैं, तो उसका भी अर्थ है। अर्थ ये है कि बहुत छुपाने को हो, बहुत ज़मीन खोया है, हम नहीं दिखा सकते हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे। यही तो हम उत्तर ढूंढेंगे। ये उत्तर ढूंढने के लिए इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि एयर स्ट्राइक को लेके उत्तर ढूंढने का कोशिश किया था। उस टाइम उन लोगों को देशद्रोही बोला था। तो क्या आपको नहीं लगता फिर एक बार आपको देशद्रोही, हाँ बल्कि ये पहले भी आपके साथ हो चुका है, उस कलाम साहब नहीं रहते तो आपका क्या होता, आपने पिछले बार जब हम मिले था। देशद्रोही वो नहीं हैं जो देश की ज़मीन को बचाने में लगे हैं। देशद्रोही अगर कोई हो तो वो हैं जो देश की ज़मीन को खोने में लगे हैं। तो वो तो देश निर्णय करेगा कि देश की ज़मीन को जो खोते हैं वो देशद्रोही हैं या जो खोए हुए के लिए आवाज़ उठाकर अब और ना खोएं बल्कि वापस लाएं जो खोया है, उसकी बात करें, वो देश के रक्षक हैं। आपका ये जो आंदोलन है इसमें आपके एमपी को आपने कुछ बोला है? नहीं, हमें वो अभी यहाँ पर आए नहीं कभी, तो इसलिए बोलने का ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के साथ हैं और रूलिंग पार्टी अपने वादों पे नहीं चल रही है, तो उनके लिए शायद ये मुश्किल है कि वो अलग से अकेले हटें। तो वो पार्टी के साथ, हम उन्हें पार्टी के साथ देखते हैं, तो हम पार्टी को ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एहसास हो कि ये गलत हुआ है लद्दाख के साथ। हमने वचन दिया था, हम अगर पूरा नहीं करें तो हम फिर वचन तोड़ने वाले झूठे बनेंगे, और अगर सच्चे बनना है तो वचन पे रहें। तो ये एक दो नेता की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है। आखिरी दो सवाल, गांधी जी के रास्ते पे, दिखाए हुए रास्ते पे आप चल रहे हो, उनके ही दिखाए हुए रास्ते पे आप एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आ सकते हो? मेरे आने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमी नहीं है लद्दाख में ऐसे बहुत से होनहार नौजवानों की, युवतियों की, युवाओं की जो आ सकते हैं। मैं ज़रूर उनको दिशा निर्देश देना चाहूँगा, उनमें एक नई जोश, उमंग और सच्चाई के रास्ते पे राजनीति करें, जो कि आजकल बहुत कम होता जा रहा है। मैं उसमें एक शिक्षक का रोल निभाना चाहूँगा। एक्टिव पॉलिटिक्स में ना सही, लेकिन एज अ चाणक्य आपको दिखाई दे? चाणक्य तो नहीं, मैं शिक्षक की बात कर रहा हूँ। আমরা কথা বলছিলাম সোনাম ওয়াংচুকের সঙ্গে। তার বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তিনি আমাদের জানালেন। এটিও জানালেন যে তার বিরুদ্ধে যতই অভিযোগ উঠুক যে এই সামনে নির্বাচন, সেই কারণে তিনি বিশেষ কোনো দলকে রাজনৈতিক সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই আন্দোলন করছেন। তিনি তার মোটামুটি সবেরই উত্তর দিলেন এবং এটিও জানালেন যে আগামী সুদূর অতীতে অন্তত, ভবিষ্যতে অন্তত তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসার এখনই কোনো সম্ভাবনা নেই। সংবাদ প্রতিদিন.in এর জন্য সোমনাথ রায়, লে।